Good morning, students. Today we will be starting off the revision of Book 1, that is Contemporary World Politics. We will be beginning up our revision with Chapter 1, that is the Cold War era. From here, we will be beginning up the thing. Now, in Cold War era, हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे? Let's make a layout of that properly. The very first thing is competitions. Competitions. अब किन किन के बीच में है, कैसे है, वो सारी चीज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. दूसरा हम बात करेंगे what were the tensions, what sort of tensions, is it among countries, among the continents or among people, what sort of things with that. Thirdly हम बात करेंगे confrontation, की हम बात करेंगे. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. इफ यू विल सी 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है. इसके बाद हम देखते हैं कि 2 पार्ट्स में बाइफर्गेट हो जाएगा. हमारी स्टडी 2 पार्ट में बाइफर्गेट हो जाएगी. किस किस में? यहां हो जाएगी हमारी स्टडी वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक. अब यहां हम ब्लॉक वाइज वर्ल्ड को हम 2 ब्लॉक्स में बांटेंगे और उसके अकॉर्डिंग वेरियस प्रॉब्लम्स क्या थी इन सब के बारे में हम बात करेंगे. क्या थे? लाइक वेस्टर्न ब्लॉक बिलोंग करता था यूएस एनालाइज को और ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो करता था यूएसएसआर एंड इट्स अलाइज को. इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट, वेरियस भी बोल सकते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अलायंसेस. यहां से अलायंस बिल्डिंग शुरू हो गई है. इसके बाद और कितने तरह के अलायंस जो है वो आगे चल के बने इसके बारे में हम बात करेंगे. कौन कौन से? हम बात करेंगे सेंटो, सीटो, क्या थे, कौन कौन मेंबर था, नाटो, कौन कौन मेंबर था, कैसे ये बनो, और हम बात करेंगे वार्सोवा पैक्ट के बारे में. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में अभी हम आज आप लोगों के से बात करेंगे. देखो, व्हेन वी बिगिन अप विद द चैप्टर कोल्ड वॉर, तो सबसे पहली चीज क्या आती है? व्हाट इज कोल्ड वॉर? क्या है कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर को समझो. देखो, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड के बाद यूएसए एंड यूएसएसआर दे emerged as a superpower in the world. While the US favored liberal democracy and capitalism, on the other hand, USSR always advocated of socialism and communism. हम ये भी कह सकते हैं कि ये उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी. इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है दैट वाज क्वाइट डिफरेंट. ये भी एक रीजन रहा. थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा वो रहा इन ऑर्डर टू कर्टेल द पावर, to curtail the power of each other, the two superpowers also built an alliance system.
एक दूसरे की पावर को कर्टेल करने के लिए इन्होंने ये जो अलायंस सिस्टम है, नया अलायंस सिस्टम है, इसको बिल्डअप किया। फोर्थ रीजन इसका ये रहा, द अलायंस सिस्टम प्रोवाइडेड देम वाइटल रिसोर्सेज, टेरिटरीज, इकोनॉमिक एड एंड ऑल, वो सारी चीजें भी इनको मिलती रही, तो इनके उसमें तो प्लस पॉइंट ही रहा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रीजन रहा वो ये रहा, डिस्पाइट ओनिंग various nuclear and non-nuclear weapons, the two superpowers did not get involved into a full-fledged war, as they both have realized that a war could only bring destruction to them without any clear conclusion. अगर वो दोनों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से पता थी कि किसी भी सूरत में क्या होगा, बिना किसी कंक्लूजन के वॉर खत्म हो जाएगी, ना कोई हारा ना कोई जीता, और यही लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहलाता है ना, कि बिना किसी कंक्लूजन के वॉर का खत्म हो जाना, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सिक्स्थ जो रीजन रहा इसका वो रहा, द कोल्ड वॉर एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991 ना, वो उसके साथ ही वो जो है वो खत्म हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेकिन नया जो निकलकर सामने आया वो था हमारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये एक अलग सी चीज थी जो कि निकल के सामने आई थी। इसने पूरी ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम जो था उसको पे क्वेश्चन मार्क लगाया या उसको चेंज करने की पहल करी, दोनों ही हम कह सकते हैं। द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज बेसिकली द आइडिया ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेन्ड क्योंकि जो कंट्रीज आज तक नहीं कुछ कर पाई ना, एलडीसीज थी, कॉलोनिकल थी, रिसोर्सेज नहीं थे, देयर लॉट्स ऑफ मेनी रीजंस बिहाइंड इट, तो वो जो नहीं कर पा रही हैं बेसिकली वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थी, उनका डेवलपमेंट भी साथ में हो। इसको प्रपोज करने का जो पहला पॉइंट था वो ये था। क्यों था ऐसा? सिंस मोस्ट ऑफ दीज नेशंस had a shared history of being ruled by a colonial power. ये सारी ही लगभग colonial countries थी. They did not want to affiliate to any superpower. एक चीज और थी, apart from this backwardness, इनमें से 99% countries NAM का पार्ट बनना चाह रही थी बजाय कि अलायंस सिस्टम ज्वाइन करने के। वो उनसे इफेक्ट नहीं होना चाह रही थी। डर था इन लोगों के मन में कि अगर हम कैसे भी किसी भी तरीके से किसी भी रीजन की वजह से अगर इनका अलाइ कर लेते हैं, इनके साथ अलाइनमेंट हो जाता है हमारा, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये दोबारा हम पर काबिज हो जाए, है ना। इस रीजन की वजह से दूर रहते थे। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग एनी ग्रुप they worked towards their economic development without being dependent on richer nation. यहाँ एक एफ्रो एशियन यूनिटी वर्ड जो है वो निकल के सामने आया नया, पंडित नेहरू ने निकाला। एफ्रो एशियन यूनिटी में उन्होंने कहा कि हम सब कंट्रीज की, भाई एशियन और अफ्रीकन सारी कंट्रीज कॉलोनिकल थी, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स सेम है तो क्यों ना हम इनका सॉल्यूशन भी कॉमन निकालें, ऐसा इनका कहना था और ऐसा इनका मानना था। इसीलिए दे स्टार्टेड मूविंग अहेड टुवर्ड्स देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ रिचर नेशंस। इसमें यूएनओ की जो ऑर्गेनाइजेशन था, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कुछ प्रोस्पेक्ट दिए थे इनकी हेल्प आउट करने के लिए। वो क्या क्या थे? वो थे कि गिव द लीस्ट डेवलप कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। उनको पता है कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है इनके नेचुरल रिसोर्सेज का, तो अच्छा उनमें से तो वो
वापस दिए जाएं या उसमें मदद की जाए। दूसरा ये कहते थे टू ऑब्टेन एक्सेस फॉर एलडीसीज टू द वेस्टर्न मार्केट। एक्चुअली इनका कहना क्या था कि जो मटेरियल एलडीसीज बना रहे हैं उसको कम भाव में, कम पैसे में यहाँ के मार्केट में रखा जाए, वेस्टर्न मार्केट्स में रखा जाए। और इनका कहना था कि जो टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड ऑलरेडी डेवलप कर चुका है वो इन कंट्रीज को सस्ते में मुहैया करवा दे ताकि से इनका डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन वो किसी ने उसकी बात को मानी नहीं। लेकिन हाँ, एक नई चीज जो है वो निकल के सामने आती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 1। थैंक यू वेरी मच। सो देयर द एंटायर आइडियोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे थे दैट वाज डिफरेंट। यूएस जो है वो ये चाहता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं वो उसको फॉलो करें, वेयर एज यूएसएसआर भी यही चाहता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो है वो कंट्रीज जो है वो उनको फॉलो करें। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस an ideological competition between the two powers, it began to prove the supremacy of their respective ways। किस किस respective ways में वो लोग अपनी आइडियोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं? वो डिफाइन कर रहे हैं politically, economically, social way of life, which came to be known as Cold War। The war, कोल्ड वॉर की सिंपल डेफिनेशन जो हम देते हैं, अ वॉर विच वॉज फॉट विदाउट वेपन्स, दैट इज कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि दो पावर ब्लॉक्स जो हैं वो निकल के सामने आते हैं। अब ये पावर ब्लॉक्स कौन कौन से थे? देखो, दोनों यही थे, यूएसए और यूएसएसआर दोनों यही थे, जो कि रेस्पेक्टिवली वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से भी जाने गए। अब ये एक ही चीजें हैं, यूएसए एंड अलाइज बोल लीजिए, वेस्टर्न ब्लॉक बोल लीजिए, वेस्टर्न अलायंस बोल लीजिए, एक ही चीज है। ऐसे ही सोवियत एंड अलाइज बोल दीजिए, यूएसएसआर एंड अलाइज बोल दीजिए, या इनको ईस्टर्न अलायंस बोल दीजिए, एक ही चीज है। तो हम देखते हैं that the race of proving supremacy led both US and USSR to expand their areas of influence with the help of the allies system और by allies building। अब दोनों अपनी अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करना चाह रहे हैं। कैसे प्रूव होगी दोनों की सुप्रीमेसी अलग अलग? जितने ज्यादा लोग इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा इनकी सुप्रीमेसी जो है वो प्रूव होगी। तो दोनों इसी काम में लग जाते हैं। कौन कौन? यूएसए और यूएसएसआर दोनों इसी काम में लग जाते हैं। फर्दर वी सी दैट द अलायंस सिस्टम वाज beneficial to the superpowers as it curtailed the influence of the other superpower and it provide them vital resources, territories to launch their weapons and to spy on each other, and it helps them। किस चीज में हेल्प कर रहा है इनको? इकोनॉमिकली एड भी इनको मिल रही है। तो अब ये दोनों सुपर पावर्स हैं, सब कुछ है इनके पास, वेल सेटल्ड इंडस्ट्रीज हैं, बहुत पैसा है, कहीं कोई इश्यूज नहीं है इनको, है ना। तो इनको अलाइन बिल्डिंग की क्यों जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी इनको अलाइन बिल्डिंग करने की? इन चारों वजह से पहला तो अपनी आइडियोलॉजी को ये जो है वो बेस्ट प्रूव करना चाहते थे। दूसरा, ये जो
एलडीसीज थी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, या बाकी कंट्रीज जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल बर्बाद हो गई, उनको ये क्या करना चाह रहे थे, अपने अंडर में लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस तो थे। नेचुरल रिसोर्सेस की बात कर लो, ऑयल, मिनरल्स, बहुत सारे। उन रिसोर्सेस की मदद से ये कंट्रीज अपना और ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाह रहे थे। उसके बाद एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए, अब एक दूसरे पे किसको नज़र रखनी है? यूएसए को रखनी है यूएसएसआर पर, और यूएसएसआर को रखनी है यूएसए पर। इन्हीं दोनों को आपस में नज़र रखनी है, बाकी किसी का लेना देना नहीं है। तो एक दूसरे के एरिया पर नज़र रखने के लिए क्या चाहिए इनको? जगह, टेरिटरी चाहिए ना भाई। वो वहां से जा रहा है, कौन नजर रखेगा? जगह तो चाहिए। तो इसीलिए इन लोगों को वो स्पेस, वो जगह इनको इनके जो अलाइ कंट्री थे वो प्रोवाइड करवा रहे थे। अपनी आइडियोलॉजी की सुप्रीमेसी प्रूव करनी थी। कैसे? जिस कंट्री के जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, ऑब्वियसली उसकी आइडियोलॉजी जो है वो ज़्यादा सही मानी जाएगी ना, ज़्यादा सही। जैसे अगर यूएसए के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाते हैं वर्ल्ड में, तो उसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा पावरफुल मानी जाएगी, है ना। तो और ये दोनों सुपर पावर्स बाकी काम जो कर रहे थे कंट्रीज के लिए ना, उनको अलाय बना के अपनी जो सारा काम कर रहे थे, फ्री में थोड़ी कर रहे थे। दे वर चार्जिंग बक्स, पैसा मिल रहा था इन सुपर पावर्स को। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से ये लोग कैसे अलाय बिल्डिंग में आ गए थे। अब फॉर स्मॉलर पावर्स, ये तो था सुपर पावर की बात, छोटे जो कंट्रीज हैं उनके लिए क्यों जरूरी था? स्मॉलर पावर्स के लिए इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, मिलिट्री एड्स एंड इकोनॉमिक एड। ये तीनों चीज़ें इनको जो भी इन जिस भी कंट्री के साथ ये अलाइ बने हैं, यूएसए के साथ या यूएसएसआर के साथ, वो बदले में इनको इकोनॉमिक हेल्प देगा, मिलिट्री हेल्प देगा, डेवलपमेंट में इनकी हेल्प करेगा, जिसकी इनको रिक्वायरमेंट थी। तो दोनों जो हैं वो आराम से अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में लगे हुए थे, और दोनों को बेनिफिट मिल रहा था। बेनिफिट जो है वो दोनों को ही मिल रहा था, इसीलिए दोनों जो है वो लगे हुए थे। द अलायंस सिस्टम जो है, इट्स डिवाइडेड द यूरोप इनटू वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएसए एंड द ईस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर। तो पूरा वर्ल्ड इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब वेस्टर्न अलायंस जो है, दे गेट ऑल टुगेदर थ्रू द ट्रीटी नाटो के थ्रू है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आए। और ईस्टर्न अलायंस जो है वो वर्सोवा पैक्ट के से एक हुए, उसके तहत एक हुए ये लोग। यूएस ऑल्सो बिल्ड सीटो, सेंटो, ये दोनों यूएस बिल्ड है। और साउथ ईस्ट और वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में इन्होंने जो है सीटो बनाई, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन ईस्ट के नाम से यूएसए ने बनाई ऑर्गेनाइजेशंस। इसके रिस्पॉन्स में, अब यूएसएसआर खाली तो नहीं बैठेगा, इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने क्या करा, इट बिल्ड अलायंस विद चाइना एंड अदर रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। इसीलिए आप देखो यहाँ पर कम्युनिज्म है। यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर भी इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अब ये जो दोनों सुपर पावर्स थे, ये क्या चाहते थे उससे, क्या बोलते थे उसको कि भाई हम तुमको ये सब चीजें देंगे, इकोनॉमिक एड एंड और ब्ला ब्ला। बदले में स्मॉलर कंट्रीज को क्या करना होता था? स्मॉलर कंट्रीज को फॉलो करनी पड़ती थी इनकी आइडियोलॉजी। अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए ही तो ये सारा काम हो रहा था। तो ये जो फेज है हम देखते हैं कि चल रहा था। यहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ हमारा,
कौन सा? हमारा इंसिडेंट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या था? क्यूबा जो है was one of the allies of USSR। तो क्यूबा क्या है? क्यूबा जो है एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। जोग्राफिकली द कंट्री इज क्लोज टू USA, बट इट फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ USSR। अब क्यूबा की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो वी फाउंड दैट क्यूबा was one of the allies of USSR which was threatened to be invaded by USA in 1961. As a result क्या होता है? Under the leadership of Nikita Khosrow, the USSR they installed nuclear missile in the region। क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल बेस बना देते हैं वो, and converted into a Russian base। रशियन न्यूक्लियर मिसाइल बेस में उसको टर्न कर देते हैं इन 1962। अब द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस वेपन इन क्यूबा थ्रेटन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ अमेरिकन बेसिस। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका जो है, मतलब 70-80% अमेरिका डायरेक्ट न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज में था। एज अ रिजल्ट क्या था? देयर इमर्ज्ड अ पॉसिबिलिटी ऑफ फुल स्केल वॉर बिटवीन टू सुपर पावर्स, USA एंड USSR। खैर बहुत सारे कंट्रीज ने मीडिएटरशिप करी और इस कॉन्फ्रंटेशन को जो है वो वहीं पर स्टॉप कर दिया। उनको मतलब बहुत आगे इन कंट्रीज को नहीं जाने दिया, ताकि से, क्योंकि अगर ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं, दोनों अगर ये आमने सामने हो जाती हैं तो बहुत बड़ा चांस बन रहा था कि फिर से पूरा वर्ल्ड जो है वो फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर के उसमें खड़ा हो जाएगा। एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अरीना ऑफ कोल्ड वॉर। अब अरीना ऑफ कोल्ड वॉर क्या है? वो इंपॉर्टेंट घटनाएं जो कि कोल्ड वॉर के दौरान घटी, उनको अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर में हम इंक्लूड करते हैं। जैसे अरीना ऑफ द कोल्ड वॉर, और बेसिकली दे वर द रीजन्स वेयर वॉर अकर्ड और थ्रेटेंड टू अकर बिटवीन द टू अलायंसेस। अब इसमें से कोरियन क्राइसिस है 1952-53, 3 साल तक चले। बर्लिन क्राइसिस है 1958 से 62 तक चला। कॉन्गो क्राइसिस है जो कि अर्ली 1960s से चला, और बहुत सारी जगह पड़ा है, लेकिन ये 3 मेन हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हें नजर आएगी यहाँ पे, द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है? You are capable enough to get yourself involved into the war। आप capable हो, कैपेसिटी भी आपके पास, लेकिन आप ये भी जानते हो कि अगर हम वॉर में पड़ते हैं तो हमारा ही नुकसान होगा। So being capable to fight a war, we want to keep ourselves away from that। ये जो पॉलिसी है ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहलाती है ना। अब लॉजिक ऑफ डिटरेंस में क्या था? कंट्रीज वर नॉट अलाइड विद एनी ऑफ द सुपर पावर। वहां पर हम देखते हैं UN प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन सुपर पावर। जो जो इनका पार्ट नहीं थी उन्होंने सबने अरीनाज में बहुत मदद की। जैसे इंडिया नैम का पार्ट था, इंडिया दोनों सुपर पावर्स में से किसी के साथ अलाय नहीं हुआ। बहुत सारे कंट्रीज थे ऐसे, जितने भी नैम कंट्रीज थे वो इनके साथ अलाय नहीं थे, और इन अरीनास को सॉल्व करने में, इन सुपर पावर्स को लड़ने से रोकने के लिए इन लोगों ने काफी अच्छा रोल प्ले किया। However, we can say that mutual suspension and rivalry led both the powers to pile up stock and arms and remain themselves prepared for war।
तो हथियार नई नई बनाना, उनका स्टॉक रखना, ये आदत हो गई थी दोनों सुपर पावर्स की. Nevertheless, the two superpowers they also signed 3 agreements. क्या है, कौन से? लिमिटेड टास्क बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, एंटी ब्लास्टिक ट्रीटी टू लिमिट एंड टू कीप देमसेल्फ अवे इन द रेस ऑफ वॉर. लेकिन इनका कोई लॉजिक नहीं रहा था ज्यादा, है ना. कुछ रोल प्ले किया था इन्होंने, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे थे. इसके बाद वर्ल्ड तो इधर हम देखते हैं कि 2 पोल्स में डिवाइड हो गया, है ना, जिसको कि हम बाइपोलैरिटी भी बोलते हैं. अब इस बाइपोलैरिटी को, जो पूरा वर्ल्ड है, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, सब हो गया था. इस बाइपोलैरिटी में चैलेंजेस क्या क्या थे? देखो, बाइपोलैरिटी केम इन द फॉर्म ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. बाइपोलैरिटी को सबसे बड़ा जो चैलेंज बनकर आया वो आया नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसका इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था. इट वॉज बेसिकली फाउंडेड बाय 5 कंट्रीज. 5 कंट्रीज ने बनाया था. यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना. ये 5 कंट्रीज जिसके फाउंडर मेंबर्स जाने जाते हैं नैम के. अंडर कौन कौन थे? अंडर द रिस्पेक्टिव लीडरशिप ऑफ JB टीटो, जवाहरलाल नेहरू, GA नासिर, सुकुराव और निरकुम्मा. इन 5 लीडर्स ने, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन 5 कंट्रीज के, मिलके नैम बनाया. और द मूवमेंट फोकस्ड on not entering into alliance but playing a key role in mediating between the rivalry of 2 superpowers to foster world peace and security. ये challenges थे bipolarity के. यहां से एक और नई चीज की शुरुआत होती है. वो शुरुआत होती है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको न्यू के नाम से भी जाना जाता है. NIEO फुल फॉर्म बनती है इसकी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. क्या था? देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट पार्टिसिपेटेड इन NAM वर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. अब ये जो सारी कंट्रीज हैं कॉलोनिकल रूल से बाहर आई हैं. जो कंट्रीज कॉलोनिकल कंट्री थी, दे आर वेरी पुअर कंट्रीज, एंड द कॉलोनियल इट इवन डिडंट लेफ्ट देम विद एनी रिसोर्सेज एंड ऑल. इकोनॉमिकली भी बेकार हैं, सोशली भी बेकार हैं, और रिसोर्स वाइज भी कुछ भी नहीं है इनके पास. नाउ इन ऑर्डर टू डेवलप देयर इकोनॉमी, दे प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. अंडर दिस रिपोर्ट यूएनओ ने स्टडी किया था, और यूएनओ ने रिपोर्ट निकाली. इट एंटाइटल्ड टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट. क्या निकाला? UNCTAD जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ का, उन्होंने प्रपोज किया टू प्रोवाइड दीज कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट, एंड ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. हालांकि प्रपोज होते ये खत्म हुए. इसको आगे एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, सिरे से खारिज कर दिया गया न्यू की इस रिपोर्ट को डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा. तो बात आगे बढ़ी नहीं. हाउएवर, ओवर अ पीरियड इट फेडेड ड्यू टू द यूनाइटेड चैलेंजेस पोस्ट टू इट बाय द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट एंड डिवाइडेड स्टैंड्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट नेशंस. ना, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया, तो ये काम इसने किया नहीं. सो ये तो थे वो कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो हुए थे. अब कोल्ड वॉर चली कब से कब तक? 1945 से
1991 तक, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन तक जो कोल्ड वॉर है वो चली। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे इसके? यूएसए कैपिटलिज्म के साथ और यूएसएसआर अपने कम्युनिज्म के साथ, है ना। अब हम देखते हैं इंडिया, जो कि एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हमेशा, किसका? नैम का। दोनों में से किसी के साथ हम नहीं मिले। इंडिया ने क्या क्या रोल प्ले किया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर? इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग नेशन ऑफ नैम, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का एक फाउंडिंग नेशन रहा इंडिया। इट एम्ड एट स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंस सिस्टम while opposing other newly independent countries joining the same and playing a key role in softening the rivalry between the US and USSR. उसके बाद क्यों नहीं चाहता था? देखो इंडिया, एक तो हमें ये डर था, अभी तो हम कॉलोनिज्म से बाहर आए हैं, और अगर हम इनके साथ किसी भी तरह का अलायंस बना लेते हैं तो इस बात का डर है कि आगे चल के ये कंट्रीज हमें दोबारा से अपनी कॉलोनी बना सकती है। इस चीज का जो है डर था। अब इट अलाउड इंडिया टू टेक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल डिसीजंस एंड बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर सुपर पावर विदाउट बीइंग बुलिड और टेकन एज ग्रांटेड। अपनी अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो इंडिया मेंटेन रखना चाहता था इंटरनेशनल लेवल पर, इसीलिए इंडिया ने इसका किसी भी अलाई का पार्ट नहीं बना। हाउएवर द पॉलिसी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड। नैम क्योंकि कुछ कहते थे कि एक तरफ तो आप कहते हो हम किसी का भी अलाई नहीं बनते, और दूसरी तरफ जहां आपको फायदा हो रहा है वहां आप जाके इंक्लूड हो जाते हो। मतलब बहुत तरह से क्रिटिसिज्म भी हुआ इंडिया का। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, द रेलिवेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ नैम लाइक इट फेडेड टाइम बाय टाइम। लेकिन आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है नैम, लेकिन इसकी जो रिलेवेंस है वो समय के साथ जो है वो खत्म होती चली जा रही है। ये भी एक हार्ड फैक्ट है। तो रिलेवेंस जो है हम देखते हैं कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का कोल्ड वॉर के बाद, या एक ही चीज है दोनों, या तो आप एंड ऑफ कोल्ड वॉर कह लो या इसका डिसइंटीग्रेशन कह लो, क्योंकि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होते ही जो है कोल्ड वॉर को खत्म मान लिया जाता है, क्योंकि कोल्ड वॉर वाज बेसिकली आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू सुपर पावर। जब एक सुपर पावर का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा तो कोल्ड वॉर अपने आप खत्म हो जाती है और आइडियोलॉजी प्रूव हो जाती है उनकी ज्यादा अच्छी है। रिलेवेंस नाम का हम बात कर रहे थे, क्या रह गया नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बाद? The non-aligned movement was started by newly decolonized countries of Asia, Africa, and Latin America. It was a movement against joining any superpower blocs and support of following an independent foreign policy. जितने भी countries थे ये एक अलग अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी इंडिपेंडेंस को जो है वो शो करना चाह रहे थे। Non-alignment with any of the superpower allowed the non-allied nations such as India to focus on retaining their independent stance in the international affairs and balance two superpowers. अब जो इनके अलाई थे, यूएसए के या यूएसएसआर की हम बात कर लें, जो इनके अलाई कंट्री वो तो इनके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे नहीं। अगर उनको पता है कि हम जिसके लाई हैं वो गलत है, ये तो भी नहीं बोलेंगे उसके अगेंस्ट में, है ना। तो जो नॉन अलाइनमेंट का पार्ट थे वो बोल सकते थे। अब इट शिफ्ट्स इट्स फोकस फ्रॉम पॉलिटिकल स्फेयर टू इकोनॉमिक स्फेयर्स। टुडे इट एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ the united power of smaller nations that can survive in the international arena without being
affected to any सुपर पावर। आज की जब हम बात करते हैं तो हम यही पाते हैं कि ये अकेले खड़े हैं इंटरनेशनल अरेना में बिना किसी सुपर पावर से खुद को इफेक्ट करवाए बिना। It also aims at addressing economic inequalities through poverty alleviation and raising voice to demand a greater role in international economic organizations। तो रेलिवेंस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन जो कोर है उसका ना, जो बेसिक फंडा था उसका, वो खत्म हो गया है। इतनी सी जो है वो ध्यान में रखने लायक बात है हमारी। कोल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो एक और चीज जो है वो हमारे जहन में आती है, क्या कि कोल्ड वॉर प्रोड्यूस्ड एन आर्म रेस एज वेल एज एन आर्म कंट्रोल। दोनों ही तरीके से काम किया कोल्ड वॉर ने। आर्म रेस को बढ़ाया भी है ना, और कंट्रोल करने में भी जो है हेल्प आउट करा इनका। तो रीजंस क्या रहे इस सारे डेवलपमेंट के, या ये जो हम बोल रहे हैं इसके? देखो, द कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम ऑफ द इमर्जेंस ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर एज टू सुपर पावर्स हु आर राइवल ऑफ ईच अदर। जन्म वहीं से हुआ इसका। Both these superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. Hence, the world was sharply divided into two alliance systems. इन दोनों ने ही अपनी अपनी आइडियोलॉजी को सही प्रूव करने के लिए पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। In some cases, the superpower used their military power to bring countries into their respective alliance. This resulted into an emergence of mutual suspension and led to the arm themselves and remain prepared for war. अब कहीं तो आराम से हो गया ऐसा, जो कंट्री इनके पास आके मिल गए, कहीं इनको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो जहां फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा वहां एक चीज जो है वो क्लियर होकर ये आई कि भैया अपने पास ताकत को बना के रखना, आर्म्स को बना के रखना बहुत जरूरी हो गया। ये चीज क्लियर होती चली गई। इसकी वजह से क्या हुआ? दे पाइल्ड अप स्टॉक्स फॉर आर्म्स विच दे कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन केस ऑफ अ फुल फ्लेज्ड वॉर। द कोल्ड वॉर लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर्स, बहुत हुई, लाइक कोरियन क्राइसिस, बर्लिन क्राइसिस, कॉन्गो क्राइसिस। लेकिन इसके साथ ही ये कोई भी, इनमें से कोई भी फुल फ्लेज्ड वॉर के रूप में जो है वो एक्टिव नहीं हुई, कोई सी भी वॉर इनमें से। अलोंग दीज or with these destructions brought about the World War II made the superpowers realize that the war by all means should be avoided। हालांकि इस चीज को मान रहे थे that by all means war should be avoided because in the event of any nuclear war both the sides will be badly harmed। भाई सबके पास न्यूक्लियर वेपन है, एक इस्तेमाल करेगा तो दूसरा रखेगा थोड़ी। That it is impossible to declare one-sided as the winner। ये तो क्लियर था। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती है या फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाती है किसी भी कंट्री के बीच में, तो सारे वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और फिर वहां किसी एक को दोष देना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी वजह से ये रियलाइजेशन दोनों को था। Hence, they control to eliminate or limit the use of certain nuclear and non-nuclear weapons by signing agreements। कैसे? कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए इन्होंने? एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन किया, न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनलेशन ट्रीटी साइन किया, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी साइन किया। ऑल दीज थिंग्स शो that Cold War produced an arm race as well as arm control। Signing of these different treaties ये हमें बताती है कि आर्म रेस को
बढ़ाने के साथ साथ आर्म कंट्रोल का काम भी करा गया ना इस एपिसोड में। कोल्ड वॉर के एपिसोड में दोनों ही चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा गया। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रेज होते हैं जब हम कोल्ड वॉर एरा की बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे विजन्स हैं जो कि निकल के सामने आते हैं। जैसे एक आता है कि हाउ फार इट इज लाइक करेक्ट टू से दैट international alliance during the Cold War era were determined by the requirement of superpowers, है ना। तो it is correctly to say, ये जो स्टेटमेंट है, जब हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट कि international alliance building during the Cold War were determined by the requirement of the superpowers. क्यों? क्योंकि the illusion of smaller states allowed them to have vital resources such as oil, mineral and all, territory to launch their weapons. जगह तो चाहिए जहाँ से वो अपने लॉन्च करेंगे। लोकेशन सबसे बड़ी चीज़ जो उन्हें मिलती थी, to spy on each other, और इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर देयर मिलिट्री एक्सपेंसेस। मिलिट्री एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसके लिए इकोनॉमिक सपोर्ट उनको जो छोटी कंट्रीज से ही मिलता था। वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ देयर आइडियोलॉजी प्रमोटेड बाय देम। जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए वो लड़ रहे हैं उसको एक्सेप्टेंस मिलती थी। भाई जितनी ज़्यादा आइडियोलॉजी जिसकी स्प्रेड होगी वो उतनी ज़्यादा जो है वो सही प्रूव होगी। अब एक और क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई इट इज सेड दैट एंड ऑफ सेकेंड वॉर कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है? वॉर खत्म हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, लेकिन राइवलरीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस वो लगातार वैसे ही चल रही थी। सिर्फ आर्म वॉर जो है, हॉट वॉर जिसको बोलते हैं ना, वो खत्म हुई थी, स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए कोल्ड वॉर एरा के नाम से 45 से और 91 तक का जो एरा है वो कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? देखो, वर्ल्ड वॉर इज कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस। पहला तो ये था कि the Cold War second has brought about the destruction in various parts of the world. As a result, only US and USSR emerged as two superpowers. हर जगह पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था कि यूएसए और यूएसएसआर के अलावा कोई भी कंट्री स्टैंड ही नहीं कर पा रहा था। सेकेंड हम देखते हैं इसका, तो हम बातें हैं, सिंस बोथ द पावर्स दे फॉलोड अ डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, देयर बिगिनिंग कॉम्पिटिशन टू प्रूव देयर सुप्रीमेसी। क्योंकि दोनों हर तरीके से अलग हैं, दोनों सुपर पावर्स जो हैं हमारी यूएसए और यूएसएसआर, हर फेस पर और हर तरीके से अलग है। तो और यही दोनों बच गई हैं, तो एक दूसरे से होड़ लग गई इनको कि सही कौन सी ज़्यादा अच्छी है उसको प्रूव करने की इन दोनों को आपस में जो है वो होड़ लग गई। वो कहता मेरी ठीक है, दूसरा कहता मेरी ठीक है। ये